कम्युनिकेशन चल रहा था। कम्युनिकेशन को कल हमने किया कि कम्युनिकेशन कॉमन करना अपने विचारों को एक दूसरे के साथ में। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि दो तरफा होते हैं, जनरली विचारों का आदान प्रदान होता है। इसमें भाषा का आपको कॉमन ज्ञान होना चाहिए दोनों को, तभी आप ट्रांसफर कर पाएंगे। और ये एक सतत प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। शब्दों का जो है उसके साथ साथ में केवल शब्दों को न देख करके हम उसमें सिंबल्स का भी यूज करते हैं। संचार जो है हमेशा जो है हर वे में होता है, हर जगह व्यापक होता है। हर जीव जंतु कहते हैं कम्युनिकेशन किसी न किसी रूप में कहते हैं करता ही करता है। और यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, शब्दों का विशेष अर्थ निकालने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रूप में हो सकती है। संचार इंटेंशनली और अनइंटेंशन दोनों साथ में होता है कि आप जानबूझ करके भी करते हैं और कभी कभी बिना अनजाने में भी संचार जो है आपका हो जाता है। आवाज में कोई इश्यू आ रहा है क्या? ओम, क्या इश्यू आ रहा है आवाज में? ज्योति बलहरा जी, सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। ब्रेक हो रही है? अच्छा, जी सर, अब थोड़ी क्लियर है। ओके, अभी क्लियर है ना? रमन डूडी मैम, आदरणीय मीना जी, मुकेश कुमार सर, मुकेश जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो हमने ये कल वाला रिपीट किया अभी। और कम्युनिकेशन जो होता है कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से होता है। तो इसका चार्ट हमने बनाया था कि कम्युनिकेशन जो है हमारा डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट को बोलेंगे हम फेस टू फेस, फिजिकली फेस टू फेस, ध्यान रखिए, फिजिकली फेस टू फेस, न कि कैमरे के थ्रू फेस टू फेस, है ना, ठीक है। फिजिकली उसको हम डायरेक्ट बोल रहे थे। और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन किसको बोल रहे हैं सर? इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं सर? फिजिकली नहीं होते, फेस टू फेस हो सकते हैं वो अलग बात है, बट फिजिकली नहीं होंगे। फेस टू फेस की मैं बात करूं, डायरेक्ट में अगर फेस टू फेस हैं आप, फेस टू फेस का मतलब कि आप, मैं तुरंत बोल रहा हूं, तुरंत आपके पास आवाज आ रही है, तुरंत की बात है ना, ऑन टाइम है, ऑन रियल टाइम है। तो उस बात वाली बात को क्या कहेंगे आप? सिंक्रोनस। इनडायरेक्ट में ये है कि आप डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, बस कोई मीडियम यूज करते हैं किसी न किसी तरीके का, है ना, कोई मीडियम यूज करते हैं। और जो रियल टाइम में नए हो, जैसे यूट्यूब पर वीडियो डाल दी, ईमेल डाल दिया आपको, है ना, कुछ और तरीके से आपको पेश कर दिया, कम्युनिकेशन तो हो रहा है बट किसी और तरीके से, ऑडियो मैसेज, ऑडियो भेज के छोड़ दिया यूट्यूब पर, सॉरी व्हाट्सएप पर, और कुछ दिन बाद में आप रिप्लाई कर रहे हैं, तुरंत रिप्लाई ना देकर बाद में दे रहे हैं, तो ये क्या है? एसिंक्रोनस। ये दो टाइप हमने देखे थे इसके, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। एग्जाम्पल सारे आपको याद होंगे। फिर उसके बाद में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे प्रोसेस होती है, कैसे कैसे बढ़ता आगे। पहले सेंडर होता है, सेंडर के पास में कोई ना कोई आइडिया है जो कि मैसेज कहलाएगा। उसका मैसेज जो है कन्वे किया जाएगा, कन्वे करने से पहले उसकी एनकोडिंग होगी, मतलब उसमें भाव संयुक्त कर देगा, है ना। जो सेंडर है वो उसको उस वाणी के साथ में, उस भावों के साथ में उसको व्यक्त करेगा, एक तरह से एनकोडिंग। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको कोडिंग बोलते हैं कि कंप्यूटर जो है एज इट इज नहीं लेता अपनी बात को, वो पहले कोडिंग में समझता है और फिर आगे भेजते हैं, एनकोडिंग। इस एनकोडिंग को सर कि मैसेज जो था एनकोड किया, और इसको फिर आगे कोई ना कोई मीडियम लगा होगा, वो एयर के थ्रू हो सकता है, वायर के थ्रू हो सकता है, इंटरनेट, गूगल मीट वगैरह के थ्रू हो सकता है। मीडियम से सर फिर रिसीवर जो है रिसीव करेगा इसको, रिसीवर रिसीव करने के बाद में इसको डी कोड करेगा, डी कोड करने के बाद में इसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, है ना, मीनिंग निकालेगा, और जो मीनिंग निकाला होगा उस तरीके से वो रिप्लाई करेगा सेंडर को, उसी तरीके से। और उस रिप्लाई को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? फीडबैक बोलेंगे। तो फीडबैक होगा वो कहां से कहां जाता है? रिसीवर से सेंडर की तरफ, और सेंडर से रिसीवर की तरफ मैसेज जाता होता है। बात क्लियर है सर? ओके, यही चार्ट हमने कल देखा था। सेंडर होगा सबसे पहले, सेंडर के पास में कोई आइडिया जिसको मैसेज कह रहे हैं, और उस मैसेज को एनकोड किया जा रहा है। एनकोड करने के बाद में उसको किसी मीडियम के थ्रू, कोई चैनल में आपकी सारी चीजें आ गई मीडियम में, वायर हो है तो वायर, गूगल मीट है तो गूगल मीट आ गई, इंटरनेट आ गया आपका, आपकी आवाज की भाषा कैसी है, टोन कैसी है ना, लिख के दे रहे हैं या साइंस का प्रयोग कर रहे हैं, सब चीजें मीडियम है आपकी। और फिर उस सब चीजों को सर मीडियम के थ्रू रिसीवर रिसीव करेगा, करते ही सर वो उसको डिकोड करना शुरू करता है, उसको सुनता है या पढ़ता है, या किस तरीके से पढ़ करके या लिख सुन करके उनका एक मीनिंग निकालता है ना, उसके थ्रू। और जैसा ही वो मीनिंग निकालता है वैसा ही वो रिप्लाई करने की कोशिश करता है, वैसा फीडबैक जाता है ना, सेंडर के पास में कि हाँ जी इसका मतलब ये निकाला है हमने, ये समझे। ये आपका डिजाइन था, इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखना। सेम जो शब्द ना, जैसे आइडिया है, आइडिया को आइडिया ना कह करके कभी कभी रितिका पायल में क्या कह सकते हैं हम? इसको मैसेज भी कहते हैं, क्योंकि आइडिया का मतलब क्या है? थॉट, और थॉट का मतलब क्या है? कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है सर, मतलब मैसेज क्या देना चाहते हो, मैसेज ना। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसी बात करता है, जैसे यहां पर देखो चैनल वर्ड लिखा हुआ है, तो यहां पर
हमेशा के लिए आप रट नहीं लेंगे कि चैनल ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। चैनल की बात करें तो मीडियम होता है, मीडियम भी यूज हो सकता है सर। यहाँ पर मीडिया भी वर्ड यूज कर लेते हैं, मीडिया उसका मतलब भी माध्यम ही होता है ना। तो चैनल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, मीडिया हो सकता है। तो इन शब्दों को थोड़ा सा है कंठस्थ करके रखेंगे, समझ के रखेंगे कि इनका मतलब क्या क्या निकल सकता है। एनकोडिंग को हिंदी में बोलें तो कूट लेखन बोलते हैं, कूट लेखन, ठीक है, हिंदी में। डन। तो सर ये चीज थी हमारी, कहता सेंडर होता है, सेंडर मैसेज भेजता है, मैसेज एनकोड करता है, एनकोड करते वो मीडिया के थ्रू, मीडिया कोई ना कोई माध्यम होगा उसके थ्रू मैसेज भेजेगा, रिसीवर वो क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है, और आगे जो है सर फीडबैक पर जाएगा, और बीच में आपकी कहीं भी नॉइज आ सकती है। ओके, तो यहां पर ये सारी बातें हमने कल की थी कि एनकोडिंग वगैरह क्या क्या चीजें हैं, सारी चर्चा हमने कर ली थी लास्ट टाइम। आगे जो है हमारा आज पर्पज या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, कहते कम्युनिकेशन करते क्यों है, वाई, है ना, क्यों, नीड क्यों है, या इसका उद्देश्य क्या है। सर इसके उद्देश्य, अभी हम कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं मानसी मैम, ज्योति बल्हारा जी, आप, है ना, हम दोनों आपस में बात क्यों कर रहे हैं, हम सभी विद्यार्थी, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, सर जानकारी के लिए। आप मेरे पास आए जानकारी प्राप्त करने हेतु, मैं आपको जानकारी देने हेतु, प्रदान करने हेतु, है ना, टू गेट और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इसलिए भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये भी एक उद्देश्य है कम्युनिकेट करने का। ठीक है। दूसरा सर, आपको कोई सजेशन लेना है, माता जी से बात करनी है, कोई सजेशन लेना है, आज तक हमने बात नहीं की बट आज कर लेते हैं टीचर से किसी की, सर मैं आगे क्या कोर्स करूं, क्या नहीं करूं, ना, तो निर्देश, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, या सजेशन लेने के लिए, या देने के लिए, या फिर जो आपका एडवाइस सर, उसके लिए आप किसी भी तरीके से जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका तरीका होता है सर कम्युनिकेट करने का। टू मेक रिक्वेस्ट, किसी से निवेदन करने के लिए भी होता है, आप फोन पर किसी से बात कर लेते हैं, सर मुझे ये चाहिए प्लीज, है ना, ये पास कर दीजिए बातचीत। या फिर टू परसुएड अदर पीपल टू एग्री विद अस, राजनीति में है सर, तो लोगों से सर वोट चाहिए, तो उनके सर सहमति करने के लिए उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं, तो उनसे सर, है ना, परसुएड करने के लिए, परसुएड की हिंदी जरूर जान लेंगे सहमति के लिए, और हिंदी भी जान लेंगे, और इंग्लिश के भी अलग मतलब जरूर निकाल के रखेंगे, क्योंकि ग्रंथ जो है, बुक एग्जामिनर जो है, क्योंकि यहाँ पर श्लोक तो है नहीं पेपर 1 में, श्लोक पर ही डिपेंडेंट रहेगा एग्जामिनर एकमात्र, तो बात के जो एसेंस है उसको जरूर समझिएगा। पर्पस मतलब उद्देश्य क्या है आपका संचार करने के पीछे, उसको हम यहाँ बता रहे हैं। तो ये कुछ जो है सामान्य से उद्देश्य हैं, इसके अलावा भी कुछ और बात हो तो आप जो है समझ करके रखेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं अब नई बात पर। तो ये कम्युनिकेशन के उद्देश्य हो गए। आगे कहते हैं 4S होते हैं कम्युनिकेशन के, 4S, जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्टनेस, सिंसियरिटी, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ। कहते आपको कम्युनिकेशन करना है, और कम्युनिकेशन आप चाहते हैं कि अच्छे से हो, कि मेरी बातें एक ही बार में समझ जाए। मैं आप लोगों को बहुत कुछ समझाना चाह रहा हूं, टॉपिक बहुत लेंदी है कम्युनिकेशन का, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो एक ही बार में समझ जाए बेस्ट तरीके से। अब क्या क्या चीजें हैं, तो कहते हैं 4S का पालन कीजिए। क्या क्या वो है, शॉर्टनेस होता है, सिंसियरिटी, स्ट्रेंथ और सिंप्लिसिटी। शॉर्टनेस की मैसेज जो है आपका लंबा घुमा फिरा करके न हो, कि मैं दुनिया भर की बातें करूं फिर आपको एक बात कहूं कि देखो इसका मतलब ये था, ऐसे ना, शॉर्ट, इन शॉर्ट में आप बताएं। सिंसियरिटी रखें, मतलब शब्दों में जो है सिंसियरिटी रखें। स्ट्रेंथ, आपका मैसेज जो होता है वो आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सर शब्दों में उतनी शक्ति नहीं है, उतना जो है अभिप्राय नहीं निकल रहा जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एग्जैक्ट अभिप्राय निकल रहा। सिंप्लिसिटी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कम्युनिकेशन में जो दूसरे वाला आसानी से समझता हो। लैंग्वेज तो समझता ही है हिंदी दोनों, बट हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे क्लिष्ट वर्ड है जो मैं प्रयोग करूं शायद उसका मीनिंग आपको न पता हो, तो सिंप्लिसिटी भी रखें। तो यही 4 होते हैं। शॉर्ट, पहला क्या है, शॉर्ट, शॉर्ट में संदेश जो अपना मैसेज है उसको छोटा रखे और टू द पॉइंट रखे, ताकि जो लिसनर है, जो रिसीवर है, वो इजीली समझे। सिंप्लिसिटी की शब्दावली जो है आपके सामान्य होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें क्लिष्ट वर्ड यूज कर ले। इंग्लिश में या हिंदी में, जैसे हिंदी में बोले कि रेल आ रही है, ये बोला जा सकता है, सब समझ जाएंगे, रेल आ रही है माने ट्रेन आ रही है, ठीक है। या कोई बोले लोह पथगामिनी आ रही है, थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है ना। तो कहते शब्द जो है सामान्य रखें, शब्दावली, है ना, और सरल अवधारणाओं का प्रयोग करके सादगी से अपने मैसेज को स्पष्ट करें, इससे समझने में क्या होगी, आसानी होगी, सिंप्लिसिटी से। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जो भी आप कुछ कहना चाहते हो वो एक अच्छा मीनिंग निकले उसका, है ना, उसका मीनिंग फुल, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तो रिसीवर जो है हमें फीडबैक नहीं दे पाएगा, तो सर उसको जो है विश्वास ही नहीं होगा हमारी बात पर, हमने जो कहना चाह रहे हैं उस चीज को वो समझ ही नहीं पाएगा। तो द सेंडर हिमसेल्फ बिलीव, तो सेंडर जो है उसके दिमाग में जो है शब्द सही है या नहीं है, बट एक भावना अच्छी होनी चाहिए मैसेज ट्रांसमिट करते समय, तो अपने आप समझ आता है। जैसे एक मित्र को थोड़ा सा गलत बोलता है तो चल जाता है ना, क्योंकि उसमें भावना छुपी हुई है कहीं ना कहीं। बट एक अननोन पर्सन किसी को कुछ गलत बोलता है तो नहीं चलता, है ना।
तो मतलब एक तरह से स्ट्रेंथ होनी चाहिए मैसेज के अंदर, मीनिंग होना चाहिए, उसमें भावना छुपी होनी चाहिए एक तरह से। स्ट्रेंथ का मतलब है यहाँ मीनिंग, शब्दों का। शब्द रूखे होते हैं बहुत सारे, हाँ जी ज्योति जी आइए, है ना, मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, इसमें भी वेलकम कर रहा हूँ, और एक मैं दिल हृदय से बोल रहा हूँ मित्र को, अरे क्यों आया, ना आता, है ना। तो वहां दोनों शब्दों में मीनिंग है। एक दोस्त को मैंने कहा नया आता तो भी वो आया और वो खुश है। एक व्यक्ति में मैंने रूखापन शब्द यूज किया और उसका ग्रीटिंग्स दे रहा हूं, उसको वेलकम कर रहा हूं, फिर भी कहीं ना कहीं मीनिंग नहीं निकाल रहे वो शब्द। शब्दों में भावना मतलब आपके जो है होनी चाहिए, बिलीफ, ठीक है जी, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, तो उस शब्दों का आप प्रयोग करें। एक सेम कहानी मैं सुनाता हूं, एक सेम कहानी एक बहुत पहुंचा हुआ संत सुनाता है आपको, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का, क्योंकि जो संत सुना रहा है तो उसमें सर स्ट्रेंथ है मैसेज के अंदर, है ना, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रिएट इम्पैक्ट, तो ऑडियंस पर इम्पैक्ट आए ऐसा मैसेज करना चाहिए, है ना, इस तरीके से स्ट्रेंथ होनी चाहिए मैसेज में। सिंसियरिटी माने ईमानदारी, या फिर मैं ये कहूँ सिंप्लिसिटी की बात कर लें यहाँ पर, तो जो आप मैसेज करना चाह रहे हैं उसमें त्रुटि न हो, माने नॉइस न हो। नॉइस बोलते हैं एरर को। मैसेज ट्रांसमिट करते समय आप एर नॉइस का मतलब हम तो शोर करते होते कि बीप की आवाज आ गई बीच में या कुछ एक्स्ट्रा साउंड आ रही है। नॉइस का मतलब होता है कि जिससे आपका मैसेज जो होता है सही तरीके से रिसीवर तक न पहुंच पाए। तो कहते हैं सेंडर अगर जेन्युइन है, अगर शुद्ध है, परिशुद्ध है, अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है, तो सर अपने आप जो है कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा, अच्छे से होगा। सेंडर अगर अच्छे से रिफ्लेक्ट करने वाला है तो, अगर सेंडर ही सर मैसेज को जानबूझ करके पहले से त्रुटि युक्त करके भेज रहा है, तो रिसीवर तो अपने आप उसका फीडबैक भी गलत ही देगा। तो ये चार एस है, इनका पालन करना चाहिए अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। शॉर्ट, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी, ये चार चीजें। इसके बाद में अब शुरू होता है अपना टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप से हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो रहा है सर जिसमें मैं ये कहूं, मैं अब टीच कर रहा हूं, आप लोग क्या मुझे टीच कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे, क्या आप लोग मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे, तो ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे, है ना, कि मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं, जो जितना बता दिया मैंने उनका पालन करेंगे, और कोई बोल गया तो हिसाब लगा लीजिएगा, है ना। आर्मी में जैसे होता है कि जो मेजर है उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, जो आर्मी के जो जवान है वो उनको फॉलो करते हैं, वो क्वेश्चनिंग नहीं करते कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं ना, जितना कह दिया उतना करो, जो कह दिया उतना फॉलो करो, दस तुरंत, है ना, वन वे। एक होता है टू वे, मैं और मेरे माताजी बात कर रहे हैं आपस में, मेरी माताजी मुझे कुछ पूछ रहे हैं, मैं मेरी माताजी को कुछ पूछ रहा हूँ, वो मुझे बता रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, ऐसे मित्रों में टू वे कम्युनिकेशन है सर, टू वे, है ना। ये तो हो गया किसमें, जब दो व्यक्ति हैं तब, जब दो व्यक्ति हैं, जब मतलब दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति टीचर है एक स्टूडेंट है, वहां तो वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, मोस्टली मोस्टली वन वे ही होता है। लेक्चर मेथड जो होता है उसमें कम्युनिकेशन किस प्रकार का होगा, वन वे या टू वे। लेक्चर मेथड में ओनली वन वे होगा सर, क्योंकि एक तरफ से सेंड हो रहा है मैसेज, रिसीविंग नहीं हो रही उधर से, स्टूडेंट क्या समझ रहे क्या नहीं, यार कोई लेना देना नहीं है इसमें। बट मैं बात करूं ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन आप कर रहे हैं, हाँ ज्योति जी आप क्या समझे, आप बता दो, प्रवीण जी आपको क्या आता है, आपका जीवन का क्या उद्देश्य, ऐसे सारे चल रहे हैं, सब प्रश्न भी कर रहे हैं और अपने विचार भी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन। तो उसमें क्या टू वे है सर, है ना, ठीक है। एक तो इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, और एक ऐसे होता है सर, ये जो दोनों थे वो क्या थे, इंटरपर्सनल थे। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है कि आप दो व्यक्ति थे, यहां पर दो व्यक्ति थे, माने एक टीचर था और एक स्टूडेंट था। बेशक टीचर अकेला बोले जा रहा है, स्टूडेंट सुनते जा रहे हैं, बट व्यक्ति तो दो है ना, दो व्यक्तियों के बीच का संवाद है ना ये। बेशक वन वे है वो एक अलग मैटर है, बट है तो दो व्यक्तियों के बीच का, है ना। सेम ऐसे ही मैं और मेरी माता जी बात कर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे हैं, दोस्त भी कुछ बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूं, दोस्त भी कुछ पूछ रहा है, मैं भी पूछ रहा हूं, आपस में उत्तर देते जा रहे हैं एक दूसरे का, टू वे है सर। इसमें भी कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो ये इंटरपर्सनल का उदाहरण है ना। एक ऐसे ही और होता है, मैं बैठा हूं अपने आप, मेरा कोई साथी नहीं है, दोस्त नहीं है, मैं अपने आप बैठा हूं, चिंतित हूं कि संसार में तो कोई मेरा दोस्त ही नहीं है ना। ज्योति जी भी ऐसे हैं, नेहा प्रजापति जी भी ऐसे हैं, प्रवीण जी भी ऐसे हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं, अपने आप से बात चल रही है। किससे संघर्ष चल रहा है, अपने आप से संघर्ष, है ना। इंट्रा पर्सनल बोलते हैं इसको, इंट्रा पर्सनल, है ना, ठीक है, इंट्रा पर्सनल, खुद से बात करते हैं, या खुद से मूल्यांकन कर रहा हूं मैं भी, यार प्रवीण जी को तो सब कुछ आता है, पहले से हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, प्रवीण जी को ये मैंने बात कही नहीं ना, मैं किसी तीसरे व्यक्ति को बात कहता हूं, ये मैं केवल अपने आप से बात करूं, उनको तो सब कुछ आता है, उनका तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मैं रह जाऊंगा अपने आप से। या इसको मैं कहूं आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक स्तर से, कि अपने आप से जब बातें करता है आत्मिक लेवल पर, है ना, स्पिरिचुअल हो जाता है व्यक्ति, भूतों आदि से बात करता है इस तरीके से, तो इंट्रा पर्सनल होता है एक, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेशन के टाइप कर सकते हैं। अब वो टाइप एक्चुअल में कौन से हैं उनको हम आगे देख रहे हैं, ये तो मैंने ओवरव्यू बताया आपको, अब एक्चुअल में अंदर उतरते हैं टॉपिक में
तो कहते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ए सेंडर, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है ना, जिनके बीच में मैसेज जो होता है उसको परफॉर्म किया जाता है, मतलब मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है एक से दूसरे तक। कभी मान लीजिए, अब ये भी ध्यान रखना, सेंडर हमेशा सेंडर नहीं रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा रुचि मिश्रा जी, मानसी कलिता मैम, सेंडर हमेशा सेंडर नहीं रहता। अभी मैं मैसेज सेंड कर रहा हूं, मेरी बातें आप लोगों को बता रहा हूं, तो यहां पर मैं सेंडर हूं, आप लोग लिसनर हैं, रिसीवर हैं। अब तुरंत प्रवीण जी ने क्वेश्चन पूछा मुझे कि सर आप ऐसा है तो सर मुझे पहले हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ाइए, तो ये बात उन्होंने बोली और मेरे पास सुनने में आई, मुझे सुना, तो मैं सेंडर को, रिसीवर जो था अब क्या हो गया, सेंडर हो गया और मैं रिसीवर बन गया। मतलब सेंडर और रिसीवर बदलते रहते हैं, है ना, बदलते रहते हैं, जैसे जो एक ही समय पर हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर, बस इतनी सी बात है कि एक व्यक्ति सेंडर तब तक है जब तक वो मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, और जैसे ही वो मैसेज रिसीव कर रहा है उसी समय उसी का नाम हम क्या कर देंगे, रिसीवर कर देंगे। बात क्लियर है, दोनों परमानेंट नहीं है, कम्युनिकेशन जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे सेंडर रिसीवर का नाम बदलता रहेगा। ओके सर, मैं बात कर रहा हूं आगे। तो सेंडर एंड रिसीवर होता है, उनमें मैसेज टू परफॉर्म ए फंक्शन, एक मैसेज ट्रांसफॉर्म होता है जिससे कोई ना कोई कार्य विशेष आपको करना है। जैसे मैं कहूँ रुचि जी कल पढ़ लेना, ये मैंने मैसेज दिया है, मुझे कार्य करवाना है, आपसे पढ़ाई करवानी है, इसीलिए यहां पर मैं सेंडर था, आप रिसीवर थे। द मैसेज इज शेयर्ड बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों में शेयर होता है मैसेज, ऑब्वियस सी बात है। फिर आइदर वन रिएक्ट टू द मैसेज और वन डज नॉट रिएक्ट, कि या तो आप मैसेज रिएक्ट करेंगे मैसेज के प्रति या फिर रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब प्रतिक्रिया देंगे। जैसे मैंने कहा कि ज्योति मैम आप जो है आज क्विजेस करना सारी की सारी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो बेशक आप करो या ना करो, है ना, आप मुझे कहो या ना कहो, मैंने मेरा मैसेज सेंड कर दिया, तो जो है व्यक्ति, आप चाहे प्रतिक्रिया दो या ना दो वो अलग बात है, बट दो व्यक्तियों के बीच में मैसेज ट्रांसमिट होता है। इट कैन बी सेड दैट कम्युनिकेशन इज सोशल एंड कल्चरल टुगेदरनेस, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है सामाजिक होता है और सांस्कृतिक एकजुटता का प्रतीक होता है। मेरी माता जी, है ना, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सर धोती पहनते थे, तो वहां से सर मेरे पिताजी भी पहनने लग गए, और वहीं से सर मुझे पता लगा कि धोती पहननी चाहिए, मेरी संस्कृति में भी आ गया कहीं ना कहीं। वो अलग बात है कि लुप्त हो जाती है चीजें कुछ, है ना, टाइम टू टाइम, बट कम्युनिकेशन संस्कृति को भी चेंज करता है। मेरी परदादा, दिवाली जैसे आती थी, सर्दियों में कार्तिक मास की अमावस आती थी, तो उस समय ऊंट होते थे। प्रवीण जी ध्यान दीजिएगा, किसी कोई बात इसको उस समय दीवे वगैरह नहीं होते थे, ना ही फुलझड़ियां होती थी। पता है क्या होता था उस समय, कच्चे घर होते थे। बचपन में याद है, बहुत छोटा होता था मैं, तो हम खेत से आते होते तो क्या करते थे लोग, ऊंट के जो, उसको क्या बोलते हैं, ऊंट जब, ऊंट का गोबर जिसको बोलते हैं, मींगणे बोलते हैं उसको, है ना, हरियाणा में, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उन पर मिट्टी का तेल आदि डाल करके उनको जलाते थे घर की छत पर रख करके, ऐसा है ना। पता है कि ये स्टोरी किसी को पता है क्या, ऐसा प्रैक्टिकल देखा है किसी ने? उस समय ना तो दीपक होते थे, दीवों का इतना प्रचलन नहीं था क्योंकि सर कॉस्टली पड़ते थे, और जो अपनी फुलझड़ियां लाइटनिंग वगैरह चाइनीज आई नहीं थी उस समय, तो ऐसा होता था उस समय में। खैर नहीं होगा आपके घर ऊंट नहीं होगा ना, इसका मतलब हमारे घरों में ऊंट था, तो हमारे घर से सब पूरा गांव भी लेके जाता था, बहुत लोग लेके जाते थे जहां पर ऊंट होते उनके उनके स्पेशल, तो ऐसा होता था सच में। तो वो बहुत लंबे देर तक जलते थे, है ना, और वो जबरदस्त, मतलब कि अच्छी लाइटनिंग होती थी, बड़ा ही अलग दिखता था। तो वो संस्कृति अब मुझे याद है, आप लोगों को नहीं पता, सर कट हो गया, कम्युनिकेशन कैंसिल। तो कल्चर, दिवाली के दिन कहते वो जलाते थे, तो वहां से एक कल्चर आगे आया, उसको एडवांस किया गया, सर दीपक आ गए, है ना, दीपक का रूप आ गया, सरसों का तेल डाल के जलाने लगे। उसका भी एडवांस वर्जन आया कि दीपक ही सर कॉस्टली पड़ते हैं ना बहुत। अब मेरी जो पीढ़ी आएगी अपनी आगे, नेहा प्रजापति जी, वो कहेंगे दीपक क्या होता है। आज आपने कहा कि सर ऐसी स्टोरी हमें नहीं पता कि ऐसा भी होता था, है ना। ठीक है। इतने पुराने की बात नहीं है नेहा जी। तो अगली पीढ़ी आएगी, मेरे बच्चे आएंगे, अपने बच्चे आएंगे, आप सभी के, वो कहेंगे दीपक क्या होता है, हमें नहीं पता, हम उतने पुराने नहीं है ना, वो लाइटनिंग की बात करेंगे। अगली पीढ़ी आएगी, वो उनके घरों में ही कोई सिस्टम होगा ऐसा, वो भूल ही जाएंगे दिवाली नाम की कोई चीज होती है क्या, शायद, है ना। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि कल्चर भी ट्रांसफर होता है कम्युनिकेशन के थ्रू, और ये सोशल होती है, सामाजिक रूप से होती है, समाज में होती है। देयरफॉर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर डिवाइडेड इनटू सम टाइप्स, है ना, कुछ टाइप्स कर सकते हैं इसके कम्युनिकेशन के, हम क्या क्या टाइप है वो देखते हैं। तो कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है कि सर मैसेज होगा, सेंडर होगा, रिसीवर होगा। सेंडर को मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, बेशक रिसीवर रिएक्ट करे या ना करे, बट कम्युनिकेशन हो जाता है आपका। अब यहां पर कम्युनिकेशन हम तीन तरीकों से बांट सकते हैं, रिलेशनशिप्स के आधार पर बांट सकते हैं, रिलेशन के आधार पर, पर्पज या स्टाइल के अनुसार बांट सकते हैं कि क्या पर्पज था आपका, या डायरेक्शन क्या है आपकी, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर बात कर रहे हैं आप, उस आधार पर बांट सकते हैं। तीन तरीके हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर, तो अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स, है ना, एलिमेंट।
तो रिलेशनशिप कि आप किससे बात कर रहे हैं, अपने आप से या किसी और से। रिलेशन मतलब आप अपने सगे संबंधी मित्र आदि से बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, या 10-12 लोगों का ग्रुप बैठा है उससे बात कर रहे हैं, या एक टीवी पर एंकर है वो पूरी दुनिया से बात कर रहा है, किस तरीके से। तो इंटरपर्सनल होता है एक। तो इंटरपर्सनल का क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का वार्तालाप होता है उसको इंटरपर्सनल बोलते हैं। सिंपल है सर, बिल्कुल ईजी है। इंट्रापर्सनल कौन सा होता है, स्पेलिंग देखो प्रवीण जी ध्यान दीजिएगा, INTRA ये है और ऊपर INTER, इतना सा अंतर है, बाकी सेम है। इंट्रापर्सनल होता है वो क्या होता है सर, अंत व्यक्ति मतलब व्यक्ति अंदर अपने आप से बात कर रहा होता है, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन जब 5 से 10 लोग या जितने भी 2 से अधिक हो जाए, 3 लोग बैठे आपस में बात कर रहे हैं किसी भी विषय पर, ऐसे मजाक कर रहे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, कुछ भी, ग्रुप कम्युनिकेशन में। और अगला मास ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोल देते हैं, मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। मास मतलब जन, बड़े लोगों का समूह, ज्यादा लोग, मास कम्युनिकेशन, ठीक है, बड़े स्तर पर कम्युनिकेट करते हैं वो वाला। तो ये सारे रिलेशनशिप्स के आधार पर है ये 4 पार्ट, ठीक है, इसके सब पार्ट। आगे बेसिस, पर्पस एंड स्टाइल, कि आपका पर्पस क्या है, आप किसको बात कर रहे हैं, आप ऑफिशियल काम करना चाहते हैं या अनऑफिशियल। अगर आप ऑफिशियल कार्य करना चाह रहे हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, अनऑफिशियल चर्चा करने जा रहे हैं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, है ना। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में क्या होता है, चैन सिस्टम होगा आपका, सिस्टमेटिकली चलेंगे, स्टार सिस्टम हो सकता है, सर्किल हो सकता है, इनको आगे हम बढ़ेंगे क्या मतलब है इनका, ऑल चैनल हो सकता है, इन्वर्टेड वी हो सकता है, जी नेटवर्क हो सकते हैं, ये आगे की बातें आगे देखेंगे। फॉर्मल में मतलब आप सिस्टमेटिकली एक तरीके से बात करते हैं। इनफॉर्मल में सर कैसे भी बात करो, मर्जी है आपकी, सिंगल स्टैंड हो सकता है, गॉसिप हो सकती है, जैसे महिलाएं आपस में बात करते हैं ना, फलाने की बहू ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी, ऐसे ऐसे बात करते हैं, गॉसिप। प्रोबेबिलिटी, संभावना पर व्यक्त करते हैं आप अपने आप में। क्लस्टर नेटवर्क हो सकता है, 10-15 लोग मिलकर के बात करते हैं, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल है सर, कुछ भी बात करो चलेगा, कैसा भी करो और कुछ भी बोलो चलेगा, है ना, नियम है। इनफॉर्मल, फॉर्मल में सिस्टमेटिकली होता है, 2 पर्पज के अनुसार हो गया, स्टाइल के अनुसार। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, आप एक जॉब कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, आपसे ऊपर कौन है, एसोसिएट है। आप असिस्टेंट पद पर है, नीचे वाला पद है, एसोसिएट थोड़ा ऊपर वाला पद है, प्रोफेसर उससे भी ऊपर वाला पद है। कम्युनिकेशन, प्रोफेसर सर, प्रोफेसर जो है आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, वो किसको कहेंगे, एसोसिएट को कोई बात कहेंगे, एसोसिएट आगे असिस्टेंट को कहेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर फिर लागू करेगा बच्चों पर वो बात, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये क्या है सर, ये कम्युनिकेशन है हमारा वन वे, या मैं ये कहूं वन वे कहूं, या फिर ये जो है अपना वर्टिकल, है ना, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, है ना। और सर सॉरी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में सर आप अपने बराबर वालों से बात करते हैं, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से कम्युनिकेट कर रहा है, इस तरीके से। डायगोनल सर आप एक डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से बात करता है, इस तरीके से डायगोनल। इनका मतलब हम निकाल लेंगे सभी का बाद में, अभी मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। अब हम अंदर चलते हैं, पहला पार्ट है अपना ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स, इस पर देखते हैं। तो पहला कौन सा था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन था, कैसे होता है, वैसे मैंने सारा बता दिया। अब हम लाइन टू लाइन बस पढ़ने लायक रह गए हमारे पास कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ, है ना, सारी चीजें हमने कर ली है पहले। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया और फीलिंग्स। इनको हम चेंज करते हैं, कहते हैं मैसेज, माने इसको आप सब इन सब चीजों को कॉमन नाम क्या देंगे, इंफॉर्मेशन को, आइडिया को, फीलिंग को, इनको एक कॉमन नेम देना हो तो क्या नाम देंगे, मैसेज बोलेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन में सेंडर मैसेज रिसीवर के बीच में मैसेज होता है। फिर वो चाहे आपका आइडिया है, आपकी इमोशंस है, आपके क्या कहते हैं गेस्चर पोस्चर है, चाहे आपका कुछ भी है, अगर आप कुछ सेंड करना चाह रहे हो कम्युनिकेशन के रूप में तो वो मैसेज है ना। करना चाहते हैं एक्सचेंज बिटवीन 2 और मोर पीपल थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल, चाहे आप बोल करके कर रहे हैं आपस में बात, या चाहे आप जैसे मुझे मैसेज लिख करके भेज रहे हैं, चैट कर रहे हैं हम दोनों, है ना। अभी प्रवीण जी और हम, मैं लिख रहा हूँ हाय और प्रवीण जी भी कह रहे हैं हेलो, तो हमारे दोनों के बीच में जो बात हो रही है तो वो कौन सी है, लिख करके हो रही है, नॉन वर्बल। या वो स्माइल मेरे पास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको अच्छा मूड है अभी, है ना, या वो मुझे आंखें दिखा के बात करे तो मैं समझ जाता हूं कि उनका बुरा मूड है। बात तो हो गई ना, बोल करके नहीं हुई, है ना, और ना ही लिख करके हुई, नॉन वर्बल, ठीक है, और वर्बल, 2 प्रकार से हुई। ओके, इट ऑफन इंक्लूड्स ए फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सामान्य रूप से, ये ध्यान रखिए, ऑफन का मतलब सामान्य, अक्सर कहते हैं हमेशा, लगभग इसमें चांसेस होते हैं कि आप चेहरे से चेहरा, मतलब फेस टू फेस आपकी कम्युनिकेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इन फॉर्म ऑफ वॉइस, आवाज के रूप में, फेशियल एक्सप्रेशन के रूप में, चेहरे, है ना, चेहरा जो दिखता है आपका, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन के रूप में, बॉडी लैंग्वेज के रूप में, जैसे बॉडी है सर, आप किस तरीके से
रिएक्ट कर रहे हैं मेरी बात को देख करके, आप आंखें दिखा रहे हैं एकदम से, है ना, खतरनाक तरीके से, तो मैं समझ जाता हूँ आप सर जल्दीबाजी में चल रहे हैं कहीं, है ना, बैग लेके जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं जल्दीबाजी, मैं समझ जाता हूँ कि शायद ट्रेन छूटने वाली है इनकी, है ना, बॉडी लैंग्वेज या गेस्चर वगैरह से कहते हैं कम्युनिकेशन होता है ये नॉर्मली, सामान्य रूप से। द लेवल ऑफ वंस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इज मेजर्ड थ्रू द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज टू अदर। कहते किसी की अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की आपको मेजर करने की कितनी अच्छी है या नहीं है, जैसे हम कह देते हैं ना चलते फिरते कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी कितनी बहुत अच्छी है, तो वो कैसे कहेंगे कि आप अपना मैसेज दूसरे तक कैसे पहुंचा रहे हैं, कितना इफेक्टिवली पहुंचा रहे हैं, कि आपको 50 बार बोलना पड़ता है तब आपका मैसेज पहुंचता है, या एक दो बार में बोला और दूसरा व्यक्ति समझ गया, तो इस तरीके से डिपेंड करता है। इसकी कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की 3 स्टेज है। किसकी? पहले वाले की इंटरपर्सनल, जो कि रिलेशनशिप्स पर आधारित है, फैटिक, पर्सनल और इंटीमेट। बात निकालते हैं, इसका मतलब देखो समझते हैं। फैटिक क्या होता है? मैं बस में जा रहा था, वहां पर सर, है ना, तमिलनाडु में गया, वहां पर कोई लोग थे मैं नहीं जानता बिल्कुल भी, और मेरी कभी बात नहीं हुई उनसे, मैंने पूछा कि सर ये बस कहां जा रही है, ये पूछा कि सर उसकी XYZ की आंध्र प्रदेश की बस कहां मिलेगी तमिलनाडु से, ऐसे पूछा, तो वो बताएंगे सर, कहते ये जो भी है ना, बताया, कोई रिलेशन नहीं था, एक बार ही बात हुई, और ना ही मेरा कोई मतलब सर उनसे कुछ भी, उत्तर मिल गया, बात खत्म। अब वो मुझे कहे पैसे दो, मैं पैसे देने वाला नहीं हूं उनके बदले, ठीक है। तो संपर्क परचरण माने एक तुरंत संपर्क हुआ, आप टच में आए किसी के, बात की आपने। बस में मैं जा रहा था, है ना, बस में जा रहा था, ऐसे कोई किसी विश्वविद्यालय का या कोई फॉरनर कोई मुझे मिल गया, मेरे उससे 2 मिनट 3 मिनट या बस का जितना सफर था उतने मिनट बात होगी उससे, नॉर्मल बात होगी, बात तब उसके बाद में ना मैं मिलूंगा ना वो मिलेंगे, संपर्क हुआ और वैसी बात होगी। फैटिक स्टेज बोलते हैं इसको, द फैटिक स्टेज, संपर्क परचरण, है ना, फैटिक स्टेज पहली। दूसरी सर अब क्या हुआ, मैंने एडमिशन ले लिया MSc योग में, MDU के अंदर, वहां पर मुझे मिले प्रवीण सर, है ना, राकेश कुमार जी भी मिल गई, ठीक है, हमने 1 साल पढ़ाई की आपस में। ये क्या है, थोड़ा सा पर्सनल, थोड़े से हम पर्सनल हो गए, हम आपस में जो है बात की पहले दिन, तो फिर धीरे धीरे मित्र बन गए, आपस में जो है गाली गलौज करना भी शुरू कर दिया, मतलब अच्छे वाले मित्र बन गए, है ना, ठीक है। तो ये क्या है सर, पर्सनल स्टेज होगी, थोड़ा सा और पर्सनल होगी। अभी तक प्रवीण जी 1 साल मेरे साथ पढ़े हैं, 2 साल पढ़े हैं, 5 साल पढ़े हैं, बट वो स्कूल की फ्रेंड है, घर वाले जितने नहीं है। मेरा असली रूप तो कौन जानते हैं सर, मेरे घर वाले जानते हैं, है ना, ठीक है, घर वाले ही जानते हैं, मेरे माता पिता। मैं मेरे माता पिता के साथ बिल्कुल कभी भी वैसा व्यवहार नहीं करूंगा जितना मैं किसी भी दोस्त से मेरा व्यवहार करता हूं। मेरे माता पिता के साथ मेरा बिल्कुल डिफरेंट बिहेव होगा, रुचि मैम, है ना, बिल्कुल डिफरेंट। तो अब सर अमरीश गिरी जी, तो इंटीमेट स्टेज कौन सी होती है, जो मदर और फादर या फिर अपने भाई बहन या फिर बिल्कुल बचपन का जो दोस्त होता है, जिससे आप कोई भी चीज आपकी छुपी नहीं हुई है, उसके साथ इंटीमेट स्टेज होती है ना, वो वाली स्टेज जिसके साथ जीवन आपका चलता है। तो 3 स्टेजेस समझे, थोड़ा सा संपर्क हुआ जहां पर एक रास्ते चलते, पर्सनल स्टेज आप थोड़े से दोस्त लोग बने, है ना, कॉलेज में बने अमरीश गिरी जी, 5-4 साल 3 साल आप पढ़े, 2 साल पढ़े या मास्टर की, तब दोस्त बने, वो हमेशा पर्सनल स्टेज में रहेंगे, इंटीमेट में नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि उनके साथ में आप वो व्यवहार कभी नहीं कर पाओगे जो अपने माता पिता के साथ करते हैं, क्योंकि माता पिता के सामने हम कई बार ऊंचा नीचे बोल जाते हैं, और सभी बोलते हैं, ये मत सोचना कि आप एक्सेप्शन है, गुस्सा कर जाते हो तो माता के सामने, तो क्या वो वाला गुस्सा आप किसी फ्रेंड के सामने दिखा सकते हो? नहीं। अगर दिखा सकते हो तो इसका मतलब समझ लेना कि वो बहुत गहरा मित्र है, और वो वाला गुस्सा दिखाने के बाद में वो मां की तरह रिएक्ट करे, जैसे माता या पिता रिएक्ट करते हैं, वैसा नहीं, है ना, हाँ ज्योति जी, है ना। तो खैर यही चीज है अपना 3, फैटिक, पर्सनल और इंटीमेट। भाई बहन होते हैं 2, वो सर जिंदगी भर लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं एक दूसरे को, बस कि जानी दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, होते हैं ना, वो किस में आते हैं, इंटीमेट स्टेज में। इसके बावजूद वो जीते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, पलते हैं और बड़े होते हैं धीरे धीरे, मरते ही नहीं है ना, बस कत्ल नहीं करते एक दूसरे का, लड़ते खूब है। ऐसे ही होता है ना, छोटे भाई बहन सेम एज के कंचन जी, बड़ा अगर ज्यादा बड़ा है तो फिर तो नहीं होता, खैर, है ना, सेम एज के जब होते हैं स्पेशली, खैर ये तो बोलने में आ जाती है, बात समझिएगा इसको, है ना, ऐसे न समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूं कंचन में। फैटिक, पर्सनल और इंटीमेट 3 स्टेज हो गई। तो सर फैटिक की बात अब लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। हाँ, प्यार की लड़ाई होती है वो, ऐसे ही होता है ना। फैटिक कौन सी है, इज वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल होती है कम्युनिकेशन, दैट हैज ए सोशल फंक्शन, सामाजिक रूप से होती है, सच ए स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, छोटी सी बात हुई, ग्रीट समवन, किसी का स्वागत किया, मान लीजिए कहीं आप वॉलेंटियर बने और वहां पर कोई मेहमान आने वाले, उनको नमस्कार किया, नमस्कार सर, नमस्कार, बस सिंपल, बात खत्म, या गुड बाय, है ना, ठीक है सर मिलते हैं बाद में, कभी जिंदगी रही तो, बस बात खत्म। रेदर देन एन इन्फॉर्मेटिव फंक्शन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, एक छोटा सा कुछ ग्रीटिंग्स या नमस्कार या थैंक यू आदि करते, जैसे किसी ने, रिक्शा वाले ने आपको लेके गया और उतार दिया, क्या करते हैं, थैंक यू भैया, है ना, यही बात करते थे,
थैंक यू, बस बात खत्म, धन्यवाद, डन। इतना सा, कोई इंफॉर्मेशन आपने अपने जीवन के बारे में कुछ शेयर नहीं किया ज्यादा, कोई आप पर्सनल नहीं हुई, फैटिक जस्ट। फिर आती है नेक्स्ट पर्सनल स्टेज, जिसमें आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आपके बारे में ज्यादा पता होता है अगले वाले को। दिस इज द सेकंड स्टेज इन विच द इंडिविजुअल्स ब्रिंग मोर पर्सनल थिंग्स इनटू द कन्वर्जेशन। अपने बातचीत में वो ज्यादा पर्सनल हो जाता है, अपनी आसपास की जो घटनाएं है वो बताता है एक दूसरे को। हियर वी आर रेडी टू लेट द अदर इन्वॉल्व इन कन्वर्जेशन। यहां पर हम जो है कन्वर्जेशन करते हैं ज्यादा से ज्यादा पहले के मुकाबले, है ना, ठीक है, यही होता है इसमें। आगे बात करें सर, और क्या होता है, मोर अबाउट देमसेल्व्स एंड द हेजिटेशन डिक्रीज। यहां पर हेजिटेशन होती है वो डिक्रीज माने कम हो जाती है, ज्यादा शर्माते नहीं है एक दूसरे से, अपनी पर्सनल स्पेस शेयर करते हैं। आगे एक सर थर्ड स्पेस होता है, उसमें वो होता है सर, ये हमेशा ऑफर रिजर्व होता है किसके लिए, क्लोज फ्रेंड्स के लिए और फैमिली के लिए, बहुत ज्यादा नजदीक के मित्र होते हैं उनके लिए, या फिर खुद की जो फैमिली होती है वहां के लिए स्पेस होता है थर्ड स्टेज, है ना। वेयर कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल, टोटली इनफॉर्मल रहता है, बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं रह जाता। अब मुझे तीनों में से बता सकते हो फॉर्मल कहां पर होगा, सबसे ज्यादा फॉर्मल कहां होगा तीनों में से, फैटिक में, पर्सनल में, इंटीमेट में, सबसे ज्यादा फॉर्मल बताओ कहां होगा, जल्दी से बताइए। सर रेनू डबराल जी, बहुत बढ़िया, फैटिक में होगा। पर्सनल में भी आप फॉर्मलिटी से नीचे आ जाते हैं, है ना, इनफॉर्मल से हो जाते हैं, बट इंटीमेट में सबसे ज्यादा इनफॉर्मल होते हैं, सबसे ज्यादा अपना रियल रूप रहता है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया राकेश जी। तो इनफॉर्मल एंड इन्वॉल्व्स द रिविलेशन ऑफ वेरियस इमोशन, और यहां पर आपके सारे इमोशन जो है रिवील होते हैं, पता लगता है ना, सारे के सारे अंदर की चीजें आती है। आप कैसे कैसे, आपका दोस्त एकदम से बाहर से आया कि अरे मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, तुम्हारे घर आके पता लगा तुम तो ऐसे हो, इतने खतरनाक हो, है ना, वो पता लगता है। सेकंड कंचन जी, वो जो है इनफॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ बात करिए, क्या होता है, इनफॉर्मल करते हैं ना कंचन में, बिल्कुल इनफॉर्मल होते हैं आप, ठीक है। फर्स्ट जो होता है सबसे ज्यादा फॉर्मल है, सेकंड आपका फॉर्मल भी हो सकता है और हल्का सा हल्का फॉर्मल हो सकता है, अदरवाइज इनफॉर्मल ही रहता है आपका सेकंड भी इनफॉर्मल होगा, और थर्ड वाला तो सबसे ज्यादा इनफॉर्मल होगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए फॉर्मेलिटी के अनुसार, सबसे ज्यादा इनफॉर्मल होगा। कंचन मैम डन। अब आगे 3 स्टेज हमने कर ली इंटरपर्सनल की, अब इसके बाद में कुछ और विशेषताएं देखते हैं, विशेषताएं है ये अब इसका पार्ट नहीं है, स्टेज नहीं है ये वाली बात। कहते एक डायलैक्टिक होता है और डायलैक्टिक्स बोल सकते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, देखो ध्यान से, क्या है DIALECTIC, या सेम स्पेलिंग और लास्ट में S लग गया, डायलैक्टिक्स, या फिर डायलैक्टिकल बोलते हैं इसको, DIALECTICAL, डायलैक्टिकल, 3 नाम हो गए इसके, डायलैक्टिक, डायलैक्टिक्स या डायलैक्टिकल। डायलॉग से बनाई, 2 व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है, ठीक है। कहते ये कौन सी बात होती है, कहते इसमें आप जो होते हैं किसी बात के लिए चर्चा करते हैं आपस में, वो है डायलैक्टिक, ठीक है। इज ए डिस्कोर्स बिटवीन 2 और मोर पीपल होल्डिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ए सब्जेक्ट। कहते एक चीज है उसके बारे में आप अलग अलग सोचते हैं। इमेजिन करिए, एक हाथी वाला एग्जाम्पल है, एक हाथी है सर, है ना, एक कमरे में, है ना, वो हाथी है सर, ठीक है, अरे हाथी नहीं बनेगा ये, खैर ठीक है, एक हाथी है, तो अंधे 4 लोग गए और उस हाथी को सर देखते हैं, है ना, कोई उसके एक पैर को हाथ लगाता है, कोई उसके कान को हाथ लगाता है, कोई उसके सूंड को हाथ लगाता है, सबके विचार अलग अलग है, और उन सबको एक जगह बैठा लिया और पूछा कि बताओ वो चीज क्या थी जो तुमने टच की। कोई उनमें से कहता है कि वो खंबा था क्योंकि उसने पैर को हाथ लगाया, कोई कहता है वो चद्दर थी क्योंकि उसने उसके कान को हाथ लगाया, कोई कहता है सर वो जो है बेड था या कुछ भी XYZ सीमेंट थी की दीवार थी क्योंकि उसने पेट को हाथ लगाया होगा, है ना। कोई सर उसके सूंड को देखकर कहता है ये पाइप थी कोई, है ना, कोई पाइप थी वो थी, क्योंकि उनके सभी के पॉइंट अलग अलग हैं। इसी को हम क्या करते, वो जब आपस में चर्चा करेंगे सारे, तो उसको क्या कहेंगे, हम डायलैक्टिक कहेंगे। सबके जब पॉइंट अलग अलग होते हैं फिर वो रीजन आर्ग्यूमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको हम हमारे शास्त्रों की भाषा में शास्त्रार्थ बोलते हैं डॉक्टर कंचन में। उसको यहाँ पर क्या बोला गया, द्वंदात्मक, 2 अलग अलग बातें विचारधारा है, तब वो आपस में चर्चा करते हैं कि कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं है ना। ओके सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे है सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड से पहले डायलॉक्टिक क्या था सर, जिसमें आपके अलग अलग विचार हैं और उन पर आप चर्चा करते हैं। सोक्रेटिक मेथड में क्या होता है सर, यहां पर जो है एक तरह से सोक्रेटिक व्हील आया था आपका टीचिंग में, याद है, आया था ना टीचिंग में, लर्निंग टीचिंग लर्निंग से था, कम्युनिकेशन में टीचिंग लर्निंग से जुड़ा हुआ है कम्युनिकेशन। कैसे, क्योंकि वहां पर आपकी टीचिंग और लर्निंग हो रही है, तो मतलब कम्युनिकेशन तो होता ही होता है हर जगह, है ना, तो जुड़ा हुआ है। जैसे आईसीटी हर टॉपिक में जुड़ा हुआ है, वैसे कम्युनिकेशन में भी सर जो है टीचिंग में भी आईसीटी जो जुड़ा हुआ है। तो सोक्रेटिक मेथड होता है, क्या होता है सर,
एक तरह का ये भी आर्ग्यूमेंट होता है, डायलॉग होता है इंडिविजुअल्स के बीच में, है ना, अलग अलग चीजों के रूप में। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एक बच्चा है आप में से, बहुत अच्छा पढ़ता है ना, राकेश कुमार जी सरला बिरला से, बहुत ही अच्छे पढ़ते हैं, ठीक है। आप सब क्लास में थे, मैंने उनको खड़ा कर लिया, सर खड़े हो जाओ राकेश जी, और बताओ हठ प्रदीप में आसन कितने हैं? 15 है। हठ प्रदीप मुद्राएं कितनी है? 10। नाद अनुसंधान कितने हैं? 11। ये बोला। मैंने अब आप लोगों से पूछा क्या ये बात सही है सर? आप लोग कहे नहीं सर बिल्कुल सही नहीं है। तो बताओ कौन सही है? सर ज्योति जी खड़े हो कहते मैं बताती हूँ सर, बताना शुरू किया, फिर मैंने इनसे शुरू किया, और ये बताते जा रहे हैं, और वो कम्युनिकेशन उसको सुन रहे हैं, आप लोग भी रिसीव कर रहे हैं। जो सही इन्फॉर्मेशन है उसके साथ आप सहमत होते जा रहे हैं, जो नई है वो भी मिलती जा रही है आपको, पुरानी से आप सहमत होते जा रहे हैं, नहीं सहमत होते जहां पर आप कट कर देते हैं और आगे शुरू कर देते हैं। तो क्या एक तरह से आर्ग्यूमेंट ये भी है सोक्रेटिक मेथड। इसको क्या देते हैं? एलेंचस विधि बोल सकते हैं, इलेंटिक मेथड बोल सकते हैं, सोक्रेटिक डिबेट बोल सकते हैं। इज ए फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव आर्ग्यूमेंटिव डायलॉग बिटवीन इंडिविजुअल्स। कोऑपरेटिव होता है, इसमें विरोध नहीं होता किसी का, बस कोऑपरेशन होता है कि मतलब आप बात कर रहे हैं एक दूसरे के सहयोग करने के लिए, इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, बिटवीन इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि आपकी थिंकिंग जो है गहराई अंतर्निहित है ना, अच्छे से गहरी हो सके, विकसित हो सके, अच्छी थिंकिंग कर सके आप। एंड टू ड्रॉ आउट आइडियाज एंड अंडरलाइन प्री सुपोजिशन कि हाँ डिस्कशन हो सकता है एक तरह से, ठीक है। ओके, आगे बात करें, सोक्रेटिक मेथड इज ए फॉर्म ऑफ ओपन एंडेड इंक्वायरी। ओपन एंडेड का मतलब जहां पर आपके उत्तर कुछ भी हो सकते हैं। मैंने आपसे पूछा बताओ सर नादन संधान में कितने अवस्थाएं हैं? आपने क्या उत्तर दिया? 11। आप 5 भी बोल सकते थे, 15 भी बोल सकते थे, क्योंकि आपको पता तो है नहीं, तो कुछ भी बोलो, ओपन एंडेड इंक्वायरी है। बोथ स्टूडेंट एंड टीचर दोनों में हो रही है। कैन यूज प्रोबिंग कुछ क्वेश्चन टू डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग टू ऑफ द टॉपिक। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टूडेंट से पूछे जा रहा है, टीचर एक क्वेश्चन पूछता है, वो बताते हैं, जहां पर नहीं आ रहा वहां पर सर अदर बच्चे से पूछ लिया। तो सोक्रेटिक मेथड जो होता है स्पेशली आजकल कहाँ यूज होता है? मेडिकल जगत में या लीगल एजुकेशन के अंदर ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वहां के कॉन्सेप्ट टिपिकल होते हैं, हर कोई बच्चा जानता नहीं होता, तो जिसको जितना पता होता है वो उतनी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है ना। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए प्रोफेसर माइट पिक अ स्टूडेंट एट रैंडम। एक किसी भी स्टूडेंट को मैंने आप में से खड़ा कर लिया, किसी को भी, बताओ सर गोरख संहिता में कितने आसन है? खड़ा कर लिया, कोई पूछ रहा है, सारे बच्चे बाकी बैठे सुन रहे हैं, मुझे भी उस बच्चे को, वो कहेगा 5 आसन है, तो आप विरोध कर दोगे नहीं 5 नहीं है 2 है, ठीक है। तो सर अगला क्वेश्चन, फिर तुरंत रैपिडली मैं क्वेश्चन पूछता हूं, और सारी सर चीजें आपको रिवाइज हो रही है, सारे मैसेज आपकी तक आ रहे हैं, जो गलत है उसको हम गलत कर देंगे, उस बच्चे का भी ठीक हो जाएगा, आपका भी ठीक हो जाएगा। तो ये सेम होता है सोक्रेटिक मेथड में, है ना, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है इंट्रापर्सनल। पहले कौन सा था? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या चीज थी? दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते। इंटरपर्सनल में स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इंटरपर्सनल INTER, इंटरपर्सनल पारस्परिक संवाद। इसकी 3 स्टेजेस हैं, एक फैटिक थी, फैटिक, दूसरी पर्सनल, तीसरी इंटीमेट, ठीक है, 3 स्टेजेस थी सर, याद रखिए। अब आती अंतर व्यक्तिक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अंतः व्यक्तिक, अगर संधि ना हो तो इनकी, ठीक है। कहते हैं इंट्रापर्सनल संचार वो होता है, मैकलिन ने कहा था 2005 में, मैकलिन नाम के एक रिसर्चर हुए, एक कम्युनिकेशन जो प्रोफेसर हुए, है ना, उन्होंने कहा, कहते जिसमें आत्म चर्चा, माने कौन सी? वन सेल्फ, कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, खुद के साथ जो बात करता है, एंड दैट मे इंक्लूड सेल्फ टॉक, खुद से चर्चा, एक्ट ऑफ इमेजिनेशन, खुद इमेजिन कर सकता है, जैसे हम दीवार की तरफ देखते हैं और उस पर इमेजिनेशन करते रहते हैं कि यहाँ पर घोड़ा है या एलिफेंट बन जाता है, कोई टूटी सी जिस पर दीवार पर है, कोई देखना उसको, और उस पर आप जोर तक देखोगे, जो इमेजिन करोगे वैसी वैसी तस्वीर आपके सामने आने लगती है। या बादलों की तरफ देखो आप, जैसे जैसा इमेजिन करते हो वैसा वैसा आपकी तरफ मैसेज शो होता रहता है, मतलब हाथी की कल्पना करते हो तो बादल जुड़ करके हाथी से बन जाते हैं, रात में तारों की तरफ देखोगे अलग सी एक डिजाइन बन जाता है ना। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, एंड इवन रिकॉल एंड मेमोरी, और इवन की आप अपने आप से याद करते हो, जैसे बताओ सर अठ पर दीपिका में कितने आसन थे? याद नहीं आ रहा, अपने आप सोच रहे हैं, अपने आप से याद कर रहे हैं, दिमाग से निकालने की कोशिश, नहीं 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 वो नहीं, ये था, अपने आप से। तो क्या कर रहे हैं? इंट्रा पर्सनल कर रहे हैं, INTRA, इतनी सी स्पेलिंग का अंतर है, बाकी सेम है, ठीक है, इंट्रा पर्सनल। तो ये क्या होता है सर? अपना कम्युनिकेशन होता है। देखो रिकॉल करना, रिकॉल मतलब याद करना, दोहराना किसी चीज को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे अपने आप बोलते जा रहे हो
किसी को नहीं बता रहे, अपने आप से, या स्मरण करते हैं, चीज को याद करते हैं कि मेरे साथ पहले ऐसे हुआ था, उस टाइम ऐसा था, ऐसा हुआ, मेमोरी। ये सारा क्या है, इंट्रा पर्सनल है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, कहते हैं फ्रॉम प्लानिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप प्लान करते हैं, खुद से तैयार करते हैं प्लान, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं खुद ब खुद। इंटरनल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, खुद के अंदर का जो संघर्ष चलता है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, मुझे नेट करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए वगैरह, अपने आप से संघर्ष होता है ना। वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, इवेल्यूएशन करते हैं, दूसरों का जजमेंट करते हैं, दूसरों का सेल्फ का जजमेंट करते हैं, दूसरों का करते हैं कि वो उसने अच्छा किया या बुरा किया, अपने आप में बात करते हैं कि वो तो गलत आदमी है, ये वो ना। तो ये सारे संवाद किस में आ जाते हैं, आपके इंट्रापर्सनल में आ जाते हैं। ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें, कि जब इवेल्यूशन भी करते हैं इवन कि दूसरों का आप, है ना, अपनी तरफ से, सेल्फ से, खुद की साइड से, बिना किसी को बताए, अपने आप ही इवेल्यूशन कर रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है, अपने आप से। ध्यान रखिए, दूसरे से बात नहीं करे तो वो इंट्रापर्सनल है, ठीक है। इसमें सर एक वर्ड और होता है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल माने इसमें क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बातें होती है। ये ट्रांसपर्सनल, इंट्रापर्सनल का एक पार्ट है जिसमें आप पर्सनल स्पिरिचुअल डोमेन पे फोकस करते हैं, मतलब कि आत्मिक चिंतन करते हैं, देवताओं या पूर्वजों के साथ बातचीत करते हैं, मतलब एक तरह से सुपर नेचुरल पावर्स के साथ में आप डील करते हैं ट्रांसपर्सनल में। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। डन सर, दो पार्ट हो गए अपने। मेडिटेशन, ध्यान करना भी क्या है आपका, इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल, ठीक है। ध्यान करना भी मेडिटेशन समाधि आदि इंट्रापर्सनल है। तो पूछेगा एग्जामिनर, बताओ सर ध्यान किस में रखेंगे, इंटरपर्सनल में या इंट्रा में। सर इंट्रा, इंटर तो हो ही नहीं सकती, दूसरा व्यक्ति नहीं है वहां पर, तो सर ध्यान या योग या समाधि जो है, ये सारी बातें इंट्रापर्सनल है, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, गौरी शर्मा जी। नेक्स्ट बात करता हूं, ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन और मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, दो वर्ड होते हैं नेहा प्रजापति जी, दो वर्ड है, एक ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है, एक मास कम्युनिकेशन। दोनों ही अलग अलग महत्व रखते हैं। ग्रुप की बात करें तो अभी जो हमारी, हम आपस में बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं सभी विद्यार्थीगण, टीचर, है ना, 10 लोग बैठे हैं या 4 है 5 है, जितने भी बैठे आपसे बातचीत कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में एक खासियत ये होती है कि यहां पर सब लोग लगभग एक ही उद्देश्य वाले होते हैं, एक उद्देश्य वाले होते हैं। ग्रुप तो उसी को कहेंगे ना, ग्रुप किसको कहते हैं, जिसका सबका उद्देश्य एक हो, जहां पर, है ना, एक चीज के लिए जो चर्चा कर रहे हैं, किसी चीज के लिए। जैसे 3-4 लोग हैं, हम या तो मजे के लिए हम बात कर रहे हैं आपस में, एक टूरिज्म के लिए टूर ग्रुप गया तो वहां पर बात कर रहे हैं, मजे के लिए बात कर रहे हैं, या फिर हम जो स्टडी का ग्रुप बना हुआ है, सर योग का करना है तो वो ग्रुप है ना। एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, कहते हैं जिसमें योग की ही बातें आई, तो वो ग्रुप है व्हाट्सएप, मास कम्युनिकेशन का नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप है सर। तो ग्रुप में एक उद्देश्य होता है, एक जैसे व्यक्ति होते हैं नॉर्मली, एक नेचर वाले। मास कम्युनिकेशन में कोई भी कैसा भी हो सकता है। टीवी एंकर है, उसने अपना जो है सर बोलना शुरू किया, आगे जनता बैठी है, कोई उनमें से बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। किसी को न्यूज देखना पसंद है, किसी को नहीं है। मेरे पिताजी ने रिमोट लेकर के टीवी चला लिया तो हम केवल देख रहे हैं। मास बड़े लेवल पर होता है, बहुत बड़े लेवल पर होता है। और यहाँ पर जो ऑडियंस है, रिसीवर है, उनका सर जरूरी नहीं है कि सबका सेम इंटरेस्ट हो, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकता है। और इवन की एंकर को ये पता ही नहीं होता, सेंडर को, कि मेरा मैसेज कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन सुनना चाह रहा है ना, कुछ भी नहीं। कोई टारगेट नहीं होता किसी तक, है ना, बस जो हो रहा है वो करता जा रहा है। यहाँ पर टारगेट है टीचर। अब बताओ क्लासरूम कहां पर आएगा, क्लासरूम आपका ग्रुप कम्युनिकेशन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्लासरूम में एक स्पेशल सब्जेक्ट के प्रति ओरिएंटेड होते हैं सभी बच्चे, एक उद्देश्य होता है सबका कि मुझे बीए करनी है, एमए करनी है, नेट जेआरएफ करना है क्लासरूम में, ठीक है। ग्रुप होता है। मास में सर कोई एक आपका निश्चित उद्देश्य नहीं होता रिसीवर का कि हम इसलिए इकट्ठे हुए। खैर अब देखते हैं, बात थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर पता लगेगी। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में कहते हैं इट कैन बी अमंग स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, क्लब हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है, इन विच ऑल इंडिविजुअल्स रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। कहते सभी व्यक्तियों की कहते अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, और वो सब मिलकर के एक संगठन या एक ग्रुप या फिर बड़े समूह में बनते हैं, इकट्ठे होते हैं। ग्रुप कोहेशन एक वर्ड है, ग्रुप कोहेशन। इसका मतलब ये होता है कि हर एक जो ग्रुप में एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए इजीली कंफर्ट फील करवाता है उसको, है ना, पॉजिटिवली डील करता है। माने ग्रुप कोहेशन allows where group members to work together more easily and feel more positively about their work। ना जहां पर वो अपने काम से जुड़े जो काम है उनका, उसके लिए वो पॉजिटिवली बातचीत करते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं, या उस गोल को अचीव करने के लिए वो
जो है इकट्ठे होते हैं एक साथ, कि एक सर बहुत भारी सामान है उसको आगे लेकर के जाना है, तो अकेला नहीं लेके जाता, इसलिए 10 लोग मिल जाते हैं और उसको उठा करके आगे लेके जाते पॉजिटिवली, है ना। एक दूसरे की कमियां आदि नहीं निकालते, ग्रुप कोहेशन बोलते हैं इसको, मतलब अच्छा ग्रुप माना जाता है ये। सोशल लोफिंग एक होता है। सोशल लोफिंग क्या होता है कि सोशल लोफिंग वो है सर जिसमें ग्रुप की कमियां हैं और एक फायदा है। ग्रुप बनता है तो एक तो ये होता है कि काम सर सारे मिलकर के अच्छे से करते हैं, बढ़िया तरीके से सारे एक गोल को पूरा करने की काम करते हैं। कि आपको मैंने एक टास्क दिया सभी बच्चों को कि कल पूरा योग सूत्र आप याद करेंगे। आप 10 बच्चे हैं, 10 से मैं सुनूंगा, कोई भी सूत्र सुनाना चलेगा, बट मुझे याद करके बताना 10 के 10 बच्चों को। तो आप लोग आपस में क्या करेंगे कि 5-10 सूत्र पहले तुम याद कर लो, अगले 10 मैं याद कर लूं, तो पूरी अपनी टीम को सारे सूत्र याद हो जाएंगे। जैसे अंताक्षरी करते हैं, सब बच्चों को सारे गाने नहीं आते थे, कुछ को किसी से पता है, कुछ को किसी से, तो सारा ग्रुप मिलकर के पॉजिटिवली अंताक्षरी में जीतने का प्रयास करता है, तो ग्रुप कोहेशन है वहां पर। एक है सोशल लोफिंग, ये एक ऐसी स्टेट है जहां पर ग्रुप बनता है बट वो एक दूसरे पर काम टाल देते हैं कि मैं क्यों करूं, वो कर रहा है ना अपने आप, ठीक है, वो कर लेगा, है ना, मैं कम करूंगा तो भी चले। जैसे सरकारी कोई ऑफिस है, सरकारी कोई ऑफिस है, वहां पर जो होते हैं कर्मचारी जो होते हैं छुट्टी कर लेते हैं कि मेरा काम आज आज तुम संभाल लेना, है ना, कि एक चीज अचीव करनी है, ठीक है, सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा। आप नेहा प्रजापति जी चाहे 100 नंबर लेकर के आओ, चाहे 5 नंबर लेकर के आओ, जो भी टॉप लेके आए या कम लेके आए, सब के सब लोगों को एक एक चपाती खाने को मिलेगी, सभी लोगों को। तो अब जो 100 नंबर का प्रयास करा था वो व्यक्ति कहेगा कि अरे मैं क्यों पढ़ूं यार, मैं 5 नंबर लेके आऊं, बिना मेहनत करे भी मेरे तो कहते एक ही चपाती मिलनी है, और 100 लेके आऊं तो भी एक ही चपाती मिलनी है खाने को, है ना, तो कहते हैं हम कम करेंगे, तो कम करने का प्रयास करता है। ये होता है सोशल लोफिंग, ठीक है, जिसको सामाजिक आवारगी बोलते हैं। सामाजिक की आवारापन की घटना इज द फिनोमिना ऑफ ए पर्सन exerting less effort to achieve a goal when they work in a group than when they work alone। कि मान लीजिए एक ग्रुप में एक अकेला व्यक्ति पढ़ता तो वो 100 नंबर ले आता, बट जब उनको ग्रुप में रख दिया कि आप सब मिलकर के एक काम करेंगे और सबको इतना नंबर लेके आना, तो सब व्यक्ति हो सकता है उनमें से कुछ लोग यार आप ग्रुप में आगे अपने आप वो दूसरे वाला काम कर लेगा, ऐसे होता है ना कई बार, ठीक है। तो एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं से कम काम करने की कोशिश करता है ग्रुप में आकर के, उस घटना को हम सोशल लोफिंग बोलते हैं। तो 2 वर्ड आपने देखे, ग्रुप कोहेशन, सोशल लोफिंग। अब इस सोशल लोफिंग को, इस काम चोरी चीज को हम कैसे दूर करें? कहते एक तो उनको सहयोग की भावना बढ़ाएं कि सबको जो है सहयोग की भावना होनी चाहिए सबके अंदर, ठीक है। असाइनिंग, एक स्पेशल सबको अलग अलग काम सौंपे, पूरे ग्रुप में 5 लोगों का ग्रुप है कि एक व्यक्ति उनमें से कम काम ना करे, इसलिए सबको बराबर काम पहले से बांट दें आप। एक कंटेंट सभी की, सर कंटेंट जो है सबका महत्वपूर्ण होता है, जिसने जो काम किया सर सबका महत्वपूर्ण है, ऐसी भावना विकसित करें। चॉइस, सभी व्यक्तियों को कठिन कार्य सर कर सकते हैं सारे के सारे, परंतु उसी लेवल का कठिन कार्य दे जिसको सर वो पसंद करते हैं, जिसको करना है ना, ऐसा कार्य करना दे उनको, है ना, चॉइस दे उनको। फिर फ्री राइडिंग, मिनिमाइज फ्री राइडिंग। फ्री राइडिंग का मतलब ये है कि उनका काम करना बहुत जरूरी है, उनके अंदर ऐसी थिंकिंग विकसित करें जो ग्रुप में है कि उनका काम करना बहुत जरूरी। और ये कहां पर जरूरी होता है? जो आपकी टीम बनती है ना, जैसे आईटी डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सेक्टर्स में काम करते हैं, वहां पर एक चीजें जरूरी है। हमारे समझ की बातें नहीं है ये, समझ मतलब हमारे काम की बातें इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि हम ग्रुप में बनते ही नहीं कभी। जब आप स्टाफ के रूप में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो वहां पर एम्प्लॉइज से काम लेने के लिए ये चीजें जरूरी होती है। तो उनकी फ्री राइडिंग काम कम करें, ठीक है, कि उनको ये बताएं कि उनका काम करना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने अकेले अपना काम नहीं किया, है ना, तो इस कारण से पूरा ग्रुप पीछे रह जाएगा और उन पर पूरा का पूरा जो है क्वेश्चनिंग लग जाएगी। तो उस पर दबाव डाले एक तरह से करने के लिए। व्यक्तिगत मूल्यांकन, इंडिविजुअल असेसमेंट, कि एक ग्रुप है, एक बैंक, उसमें 10 लोग हैं, तो बैंक अच्छा है या नहीं है, तो हर एक कर्मचारी को भी इनाम दे कि अगर आप ज्यादा काम करोगे तो आपको अलग से इनाम मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा ना, इंसेंटिव्स वगैरह। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को भी एक अलग से उनको परफॉर्मेंस दे ताकि ग्रुप में उसको अपना अच्छा फील हो। पीयर इवेल्युएशन, की सहयोग, ग्रुप के जो दोस्त लोग हैं वो भी आपका इवेल्युएशन करें कि ये व्यक्ति पर्टिकुलर कितना अच्छा किस चीज में है। इस चीज के लिए भी आप जो है उनके लिए जो है एक इस तरीके का कोई क्वेश्चन बना सकते हैं या उनसे जो पूछ सकते हैं। तो इससे व्यक्ति जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा अपने सहयोगियों के साथ में भी। और ग्रुप का साइज छोटा रखने की कोशिश करें ताकि ज्यादा लोग होंगे तो सर फिर जो अपने आप पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं है। जितना छोटा ग्रुप होगा तो इंडिविजुअली आप जो ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए एक जो बॉस होता है उसके अंदर में सर 7-8 लोग इतने रखे जाते हैं, 10-20, है ना, फिर उनके ऊपर एक एक और हेड बना दिया जाता है ताकि उनकी अच्छे से निगरानी हो सके। तो स्मॉल साइज रखे ग्रुप का। ये जो है ग्रुप सोशल लोफिंग को कम करने के कुछ तरीके हैं।
ये 3 तरीके आज हमने किए हैं। लोफिंग का मतलब आवारगी, आवारापन, आवारापन। जैसे आप ग्रुप में आ गए सभी के सभी, मैं ये कहता हूं कि सभी के सभी आप 24 लोग हैं कक्षा में, 24-25 है ना, वो सभी विद्यार्थी सब मिलकर के आपको 1000 अंक अर्जित करने एग्जाम में, तो आप अंदाजा लगाते हैं कि 1000 अंक मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि 24 बच्चों को अगर मान लीजिए जो है 10-10 नंबर भी लेकर के आए सभी, तो भी 10 नहीं 50-50 नंबर भी लेके आए सर, तो भी कहते सब 1000 हो जाएंगे, और मेरे तो 50 बिना पढ़े ही आ जाते हैं, तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। और एक सर ने, कोई प्रवीण जी है, वो कहेंगे मन नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा पढ़ना है, वो ज्यादा पढ़ने वाला था। इंडिविजुअल आप अलग अलग लेकर के आने अंक, तो आप ज्यादा पढ़ते। जब मैंने ये कहा कि ग्रुप में सब मिलकर के 1000 आएंगे वही काउंट होंगे, तो उनमें से कुछ विद्यार्थी कम कहाँ पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि यार मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, बाकी भी तो आएंगे ना, 50-50 से भी 1000 हो जाएंगे। तो लोफिंग मतलब कि कम कर देते हैं आप काम करना ग्रुप में आकर के। इंडिविजुअली आप ज्यादा करते, बट जब एक ग्रुप बन जाता है तो आप अपना काम कम कर देते हैं पहले के मुकाबले, उसको लोफिंग करते हैं। और उस लोफिंग को कम कैसे करें, कहते हैं ग्रुप में आ गए, ग्रुप में काम करना जरूरी है, बट इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम कम कर रहे हैं, तो उनको एनकरेज कैसे करें ज्यादा करवाने के लिए, तो कहते हैं ऐसी ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हैं। डॉक्टर मानसी कलिता में मेरी बात का अर्थ समझे आप, लोफिंग का मतलब? कंचन जी, ज्योति मैम, राकेश कुमार सर, मतलब समझे? प्लीज आप एक बार कंफर्म कर देंगे माइक ऑन है, किसी को कोई इश्यू है तो आप प्लीज बता दें एक बार। ओके डन, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर आप। तो आगे अपना आता है मास कम्युनिकेशन। अभी मैं इसको टीच नहीं करूंगा, पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी, इस पीडीएफ को पढ़ेंगे और फिर इसके अनुसार जो है आप बताएंगे, पढ़ेंगे, है ना, पढ़ करके कल जो है अच्छे से समझेंगे। अभी मैं इतना ही समाप्त करता हूं, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं पहले। हमारे रिसर्च के बच्चे में काफी सारे पीवाईक्यूज, उनको करते हैं पहले। हाँ जी, आपके सामने ये प्रश्न है, उत्तर निकालने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने चीजों को समझा नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर आप जिंदगी में नहीं दे पाएंगे अच्छे से, मैं बता देता हूं पहले। पीडीएफ नहीं पढ़ी आपने, और ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, जब तक पढ़ना है तब तक आप समझ नहीं पाते तब तक पढ़िए, ठीक है, तब तक पढ़िए। मानसी जी, एक ही इलाज है इनको करने का, प्रश्न पेपर 1 को, पेपर 1 के क्वेश्चन कम आते हैं, बिल्कुल कम आते हैं, सत्य बात है, 50 क्वेश्चन आते हैं, बट पेपर 1 अपना टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उस समय टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि योग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा बार पढ़ लिया है, ठीक है। बट पेपर 1 ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने जिंदगी में अभी आज तक टच नहीं किया। 25-30 साल के हो गए सभी विद्यार्थी, कभी नहीं टच किया टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड को अलग से, तो इसलिए इस पर ज्यादा टाइम दिया जाता है। ज्यादा समझ विकसित करने के लिए ज्यादा अच्छे से पढ़िए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। सुशीला बिश्नोई जी बहुत ही उत्तम, शालिनी जी, आदरणीय सोनी शर्मा जी, मानसिक लिता जी, गौरी शर्मा जी, आदरणीय नेहा जी, ज्योति बलहरा, ओके डन सर। अमरीश गिरी जी, बात पर आते, देखो क्या मतलब है इसका। पहला क्या करें, रिसर्च हाइपोथेसिस। मुझे रिसर्च हाइपोथेसिस का दूसरा नाम बताइए कृपया, दूसरा नाम क्या होता है इसका? रिसर्च हाइपोथेसिस का दूसरा नाम, मुकेश कुमार सर, सेकंड नेम क्या होता है? अर्पिता गुप्ता मैम, गलत बात। रिसर्च हाइपोथेसिस का दूसरा नाम बताओ क्या होता है? एक और नाम होता है इसका, जल्दी, इतना लेट। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसी को बोलते हैं, पता है आप लोगों को? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और इसका साइन क्या था? ऐसा, ऐसा या ऐसा। ये कहता है कि दो वेरिएबल जो थे, कपालभाति और मोटापा, उनमें जरूर कोई ना कोई रिलेशन है, जिसके कारण कपालभाति जैसे ही होता है तो मोटापा या तो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, जो भी है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। अल्टरनेटिव का ये साइन है, और इसका मतलब होता है HA, ये साइन करते हैं। एक नल हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस होता है H0। वो ये कहता है कि दो वेरिएबल है, उनके बीच में कोई लेना देना नहीं है, कि कपालभाति और अनुलोम विलोम से कोई मतलब नहीं है, सॉरी, कपालभाति का मोटापे से कोई लेना देना नहीं है। कपालभाति करो या ना करो, मोटापा जैसे था वैसे ही रहेगा, बराबर सेम रहेगा, कहते हैं कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, नल।
बराबर का साइन है नल हाइपोथेसिस का, नीचे लिखा है इधर ये। और ऊपर अल्टरनेटिव कहता है कि कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर आएगा, चाहे कम हो जाए ज्यादा हो जाए, बट सेम नहीं रहेगा कुछ ना कुछ। अल्टरनेटिव का ये मतलब होता है ना। तो ये कहता है कि कोई वेरिएबल्स जो है उनके बीच में जरूर कोई रिलेशन है। तो ए बात यही कह रही है मानसिक लिता मैम, ये तो सभी ने सही किया है, ये तो ए तो पक्का सही है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अब दूसरी मैं बात करता हूं। दूसरी बात है ए तो सभी ने क्लियर किया ही किया कि ये तो सर होगा ही होगा। तो मैं अब थोड़ा सा अनुमान करने की कोशिश करता हूं मेरा उत्तर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ए तो गारंटेड ठीक रहेगा, ए जहां भी गलत बता रखा है वो उत्तर कैंसिल कर दीजिए। ये गलत कहा, ये उत्तर मेरा नहीं हो सकता सर। डी मेरा कभी उत्तर नहीं होगा, तो डी की तो मैं सोचूंगा ही नहीं उत्तर देने की। अब मैं आगे बढ़ता हूं कथन टू, स्टेटमेंट टू। द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर प्रोवाइड द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर। मुझे ये बताओ कंचन मैम, गलती सैंपलिंग करते टाइम ज्यादा एरर कहां पर संभावना होती है कि ज्यादा गलती कब आएगी? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में या नॉन प्रोबेबिलिटी में ज्यादा गलती, एरर ज्यादा कब आएगी? नॉन प्रोबेबिलिटी में गलती ज्यादा आएगी, है ना। अब मुझे आप में से बेस्ट स्टूडेंट चुनना है, और एक मेरी बहन या मेरा भाई या मेरा कोई रिलेटिव है आप में से एक, ऊपर भेजना है मुझे स्टेट लेवल पर उसका नाम, है ना, अवार्ड मिलने वाला है आप में से। तो मैं सबको नेग्लेक्ट करता हूं, कोई कितना ही पढ़ने वाला मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरे भाई का नाम चुपचाप भेज देता हूं आगे। नॉन प्रोबेबिलिटी ये है कि आपकी संभावना ही नहीं थी चुने जाने की पहले दिन से, क्योंकि मेरा भाई था इसलिए मेरे को वही चुनना था, चाहे वो अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है। तो उसमें गलती है ना, अब वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है भाई, तो सब लोग कहेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी यही है, एरर ज्यादा है। तो एरर ज्यादा है तो क्या ये बेस्ट एस्टिमेट हो सकता है पॉपुलेशन के बारे में? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। तो ये दूसरी लाइन मेरी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर ये प्रोबेबिलिटी होती तब मेरा और पता। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि बेशक मेरा भाई है आप लोगों में से, मेरी बहन है कोई आप में से, मुझे बेस्ट स्टूडेंट जिसको जॉब दिलवानी है चयन करना है, तो उसके लिए बराबर आप सभी के लिए चयन होता, सबका बराबर मौका मिलता, या तो सबका नाम एक कटोरी में डाला जाए या सबका एग्जाम लिया जाए बराबर, है ना, इक्वल, सबके पास बराबर चांस रहे, तभी आप बेस्ट एस्टिमेट होगा आपका पॉपुलेशन का, अदरवाइज नहीं। तो अब मेरा दूसरी लाइन गलत हुई ना, मतलब समझे, ये बात सबको आती थी, ये बात सबको पता थी, फिर भी कुछ बच्चों ने गलत उत्तर दिया। कारण सर प्रश्न को समझना नहीं आया यहां पर, बस मैंने इजी लैंग्वेज में बना दिया, इसकी हिंदी क्लियर कर दी, समझ गए 1 मिनट में। मानसिक लिता मैम समस्या यही है ना, आपकी समस्या ये नहीं है, बट आप जल्दीबाजी में उत्तर देते हो, आपको सब आता है, बहुत अच्छा उत्तर देते हो मानसी जी, आप जल्दीबाजी में उत्तर दिया आपने ना, ये गड़बड़ है आपके साथ। तो ठीक है, बाकी सब बच्चे प्लीज अपना ध्यान रखें, ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो मेरा उत्तर अब क्या होगा सर? आर गलत है, ये स्टेटमेंट 2 गलत है, तो स्टेटमेंट 2 जहां पर गलत है वही उत्तर सही होगा। स्टेटमेंट 2 गलत और 1 राइट, सर उत्तर आ गया। कोई समस्या है इसमें? मानसी मैम कोई इशू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रमन डूडी मैम बिल्कुल ईजी है, शायद आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल ईजी है चीज। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ना। टाइम कंज्यूमिंग है पेपर 1, ऐसे मत सोचना कि सर 2 बार पढ़ा और हो गया, बिल्कुल भी नहीं। तब तक पढ़िए जब तक होता नहीं, इतना ही सिद्धांत है बस करने का एग्जाम क्रैक, इतना ही सिद्धांत है और सिद्धांत नहीं है, ठीक है। 5 बार 10 बार सबकी अपनी अपनी लिमिट होगी, कोई आप में से होगा बिरला सर पढ़े ना तो भी सही है क्वेश्चन, कोई ऐसा होगा 10 बार पढ़ रहा है तो भी दिक्कत आ रही है, 11वीं बार फिर पढ़िए। जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, यही इलाज है एकमात्र, ठीक है, और कोई इलाज नहीं है। ओके सर करिए। योग का पेपर टाइम कम कंज्यूम करता है, एक बार समझते हैं पढ़ते हैं समझ में आ जाती है, सारी चीज उतर जाती है, क्योंकि घुमा फिरा करके वही बातें हैं, और जिसको जो हमने 2 साल से पढ़ा है एमए में, और कुछ हमारी संस्कृति का हिस्सा है योग, इसलिए हमें पता रहता है हर बात का, व्यवहारिकता से है। ये थोड़ा व्यवहार से अलग होता है, रिसर्च कर कभी हमने व्यवहार में ये शब्द लाए नहीं आज तक, नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आपके पास सभी के पास में है टाइम, कंज्यूम करिए, अच्छे से दीजिए टाइम, हो जाएगा आराम से, डरिए मत कोई भी, आराम से जेआरएफ होगा, निश्चित करिएगा 100%। अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन सोच लेते हैं मन में कि इतने मेरे गारंटेड ठीक करने हैं मुझे, और हर यूनिट से कम 5 क्वेश्चन रहेंगे हर यूनिट से, ठीक है, ये गारंटी है। तो प्लीज अच्छे से करिएगा, उत्तर दीजिए जल्दी से इस प्रश्न का। अब ये उत्तर देने में अगर कठिनाई है तो इसका मतलब यही है कि सर आप लोगों ने ना इसको देखा ही नहीं, यही मतलब है। ओके, तो प्रश्न देखते हैं इसमें क्या मतलब है। इन रिसर्च नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि नल रिजेक्टेड है तो कौन एक्सेप्टेड है? एच ए एक्सेप्टेड है, इसका मतलब ये मतलब है, इसका यही मतलब निकल गया मेरा, देखो इतना स्टेटमेंट में ही इतनी सी बात से निकाल लिया।
ऑफर द स्कोप ऑफ अल्टरनेटिव और सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। ऑफर स्कोप मतलब कि दूसरे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होने की बात कर देता है, मतलब कि उसके लिए रास्ते खोल देता है कि जब एक गलत आदमी मारा गया तो अच्छे आदमी जिएगा, अच्छे से जी पाएगा, उसको सजा नहीं होगी, यही मतलब है। ए तो गारंटीड से ठीक है, ये बात सबको पता है सर, ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ए जहां पर गलत बताइए वो बात उत्तर मेरा नहीं होगा, ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता डी। यहाँ ए गलत बता रखा है और यहाँ पर भी एक और दोनों गलत बताए, एक गलत है यहाँ पर, तो ये मेरा उत्तर नहीं होगा, एक तो मेरा सही होगा। मतलब ऑप्शन बचा या तो ए देखिए या सी, इनमें से एक उत्तर दीजिए। ठीक है, निकालो सर दूसरा। when the null hypothesis is rejected there will be chances for committing beta rather than alpha error। तो नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जाता है तो एरर कौन सी आती है, अपना सॉरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो कौन सी एरर आ सकती है, एक ए एक सी, इन दोनों में से एक होगा। ये बिल्कुल ठीक है ए। नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट होता है तो एरर कौन सी आता है, बीटा या अल्फा। ये देखो पीछे मैंने टेबल बनाई है। नल हाइपोथेसिस, जब नल हाइपोथेसिस देयर टाइप 2 एरर इज एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस विच ought टू बी रिजेक्टेड। ठीक है, ये रिजेक्ट वाला है। और यहां पर क्या है, नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाए तब कौन सी आएगी सर, आपकी टाइप 1, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, अल्फा। तो अब मुझे बताइए क्या करें, बीटा एरर आती है, कहता बीटा एरर आ रही है नल हाइपोथेसिस की, तो क्या उत्तर होगा इसमें, बीटा एरर नहीं आएगी, कौन सी आ रही है, अल्फा आनी चाहिए। नल हाइपोथेसिस का रिजेक्शन बोले तो अल्फा आती है। ये कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट रिजेक्ट होने पर बीटा आनी चाहिए अल्फा के मुकाबले, तो गलत है ना। बात समझ में आई सभी को। तो दूसरी स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग है, ए मेरी सही है। उत्तर मेरा क्या बना, सी उत्तर है सर आपके सामने। सर एक बार ये अल्फा बीटा दोबारा बता रही हाँ बिल्कुल मैम, कंचन जी। एरर। हाँ हाँ बिल्कुल, उधर ही आ रहा हूं मैं। देखो मैं लाइन पढ़ रहा हूं ये वाली, वट इज इट, यहां से इट इज इनकोरेक्ट रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस है वो मेरा रिजेक्ट हो जाए जिस दिन, उसी को मैं बोलता हूं टाइप 1 एरर। ठीक है, डॉक्टर कंचन मैम माइक ऑन रखिए, हाँ में हाँ मिलाते जाइए। ठीक है, जी 1 है, और 1 को हम ए बी सी डी में बात करूं तो ए बोलेंगे या बी बोलेंगे, सर ए बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और ए को ही हम क्या करते हैं, अल्फा बोलते होते हैं। टाइप 2 ए बी सी में से ए बी, बी होता है 2 है ना, बी, इसी को मैं बीटा बोलता हूं, ये नीचे लिखा हुआ। तो नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट होता है तो वो मेरा अल्फा होती है एरर, या टाइप 1 बोलते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस मेरा एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट, तब उसको हम क्या बोलते हैं, तो बीटा। बीटा बोलते हैं। यहां पर क्या बात थी, कहता आपका जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो आपकी एरर जो है बीटा आती है, अल्फा नहीं आती। इस लाइन का हिंदी मतलब ये है कि अल्फा त्रुटि के बजाय बीटा करने की संभावना होती है, बीटा त्रुटि, बीटा आनी चाहिए है ना। तो ये बात तो गलत है ना। हाँ। नल रिजेक्ट हो रहा है, ध्यान देखो, नल रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, तो क्या होगा, सर कहते अल्फा होनी चाहिए, बट आपने कहता बीटा का है, गड़बड़ है। इसका मतलब उत्तर आपका सी होगा। बात समझे, ये एक दूसरी स्टेटमेंट गलत है। सबको क्लियर है ये बात, क्लियर सर। ओके। तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, आगे हम कल करेंगे बाकी का टॉपिक, यहीं पर मैं मेरी बात को संपन्न करता हूं। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बारंबार पढ़िए, तभी चीजें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, सिंपल। सर पर इसमें आपके जो नोट्स होते हैं और जो इस बुक के जो नोट्स हैं वो दोनों बहुत अलग अलग हैं। हाँ हाँ मतलब जो ये बुक है हाँ, मुझे ले रखी है इस फर्स्ट बुक वाला, और जो आपके जो नोट्स होते हैं अच्छा, दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। हाँ ये बिल्कुल है। अब मैं बताता हूँ आपको इसके पीछे का रीजन। जो बुक बनाई है ना एग्जामिनर ने, उनका उद्देश्य आपका नेट या जेआरएफ करवाना सेकेंडरी है, उनका बुक सेल करना प्राइमरी उद्देश्य है, सेल। ठीक है, ये प्राइमरी। तो इस कारण से वो उतना ही कंटेंट डालते हैं जितना उस बुक में आ सकता है, और वो बुक में ज्यादा कंटेंट नहीं डाल पाते। सिंपल है, वो नोट्स परस्पेक्टिव से है कि बच्चा उसको पढ़े और उसको समझ जाए, इस तरीके से। तो इसमें तो वो सारे ठीक, टॉपिक है ही नहीं जो हाँ, होने चाहिए। तो इसमें जो है सारे टॉपिक नहीं है। इसके लिए जैसे ये रिसर्च है, रिसर्च की सर आपको समझना है ना, जितना मैंने कराया उसके लिए तो उतनी ही मोटी आप ये समझ लो कि एक बुक और पढ़नी पड़ेगी इंडिविजुअली। तो मैं क्या करता हूं आप लोगों के सामने, केवल एक बुक नहीं लगा के आता, काफी सारी चीजों को कलेक्ट करता हूं। जो आपने एमए में पढ़ रखी है बुक्स, उनको भी लेता हूं, कोई और इंटरनेट का कोई सोर्स है तो उसको भी यूज करता हूं, यूट्यूब को भी ऐड करता हूं, विकिपीडिया भी ऐड करता हूं, सबको मिक्सअप करके आपके सामने कुछ बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश होती है। ठीक है, तो जो भी बुक आपने खरीदी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपकी 60 to 80% आपके लिए कामयाब है।
बाकी 20% के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, जो इसके लिए मैं आपके एफर्ट कर रहा हूँ, मतलब कंटेंट आपको दे रहा हूँ, बस उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर यूट्यूब पे भी हम सर्च करते हैं तो वही चीज दिखाते हैं जो इस बुक में है, अलग से कोई चीज नहीं बता रहे हैं कि हाँ क्या होना चाहिए। नहीं, बता तो मैं भी वही रहा हूँ, बस मैं उसको एक्सप्लोर करके बता देता हूँ थोड़ा सा अलग से, है ना। एक्सप्लोर करके बता मैं भी वही रहा हूँ, बुक वाली बात है। बट वो एक्सप्लोर ज्यादा हो जाती है तो हाँ। इसलिए आपको जल्दी समझ में आ जाती है, और हमारा टू वे कम्युनिकेशन जब हो जाता है तो और ज्यादा क्लियर हो जाती है चीजें। वो था ना स्ट्रेंथ, यही स्ट्रेंथ है मैसेज की, कि जब आपको अपना कोई बताता है ना, आपका कोई अपना जिसमें आपकी श्रद्धा सी हो जाती है, आप जुड़ जाते हैं किसी व्यक्ति से, तो आप चीजों को जल्दी समझते हैं। और जब आपकी कोई दुश्मनी प्रवृत्ति हो जाती है ना किसी के साथ में, फिर वो कितना भी अच्छा करे आप समझ नहीं पाते, उसको बुरा कहते हैं आप। समझ गए। ना? तो वो यहाँ पर वो स्ट्रेंथ है, वो मैसेज का जो 4S था ना, उसमें से एक एस स्ट्रेंथ का मतलब है, ये है।